मैं डॉक्टर विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ। आज हम लोग बीपीएससी 146 जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस मेकिंग के पहला जो यूनिट है, संघर्ष की अवधारणा और अर्थ, इस विषय के ऊपर आज हम 1 घंटे तक बात करने वाले हैं। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि जब सुबह हम अखबार खोलते हैं तो उसमें पारिवारिक संघर्ष से लेकर समाज के स्तर पर संघर्ष, राज्य के स्तर पर संघर्ष, फिर राष्ट्र के लेवल पर भी संघर्ष और इसके साथ दो देशों के बीच संघर्ष का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। तो ये वर्तमान समय में संघर्ष की अवधारणा को समझने और उसके क्या पीछे क्या कारण होते हैं, इसका पूरा अध्ययन का विषय एक प्रकार से 20वीं और 21वीं सदी में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वुड्रो विल्सन साहब जब अपने आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि कोई एक देश लोकतंत्र को फॉलो कर रहा होता है जबकि दूसरा देश लोकतंत्र को विश्वास नहीं कर रहा होता है। तो उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एक नियम है, संघर्ष अपवाद स्वरूप ही उत्पन्न होता है। और उस संघर्ष के उत्पन्न होने के पीछे का वो जो कारण मानते थे, उनका मानना था कि जो देश गैर लोकतांत्रिक होता है वो प्रायः संघर्ष की गतिविधियों में अपने को समाहित कर लेता है। तो उनका मानना था कि अगर विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, सभी देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाई जाए, तो संघर्ष को कम किया जा सकता है। उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 20 सालों के बाद ही फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो फिर इस आदर्शवादी अप्रोच की क्रिटिसिज्म के रूप में मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत दिया और अपने यथार्थवादी सिद्धांत में उन्होंने संघर्ष के कुछ अन्य कारण बताए। उनका मानना था कि जैसा कि वुड्रो विल्सन जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एक नियम में युद्ध या संघर्ष अपवाद स्वरूप आते हैं, ये उतना उचित नहीं है। बल्कि मार्गेंथाउ का यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध एक समय समय पर उत्पन्न वाली प्रक्रिया है और शांति दो युद्धों के बीच में ही आता है। और उसके पीछे उनका दूसरे प्रकार का लॉजिक था। उनका यह मानना था कि चूंकि राष्ट्र का जो व्यवहार होता है वो उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा तय होता है और जो मनुष्य होता है वो एक विवेकशील प्राणी होता है और विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ उसके पास एक स्वार्थ भी निहित होता है और उस स्वार्थ के टकराने से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, वो विदेश नीति उस देश में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। तो जब एक देश की विदेश नीति दूसरे देश के विदेश नीति से टकराती है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार डेविड मित्रिनी जी ने भी संघर्ष की अपनी अलग व्याख्या की और उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष इसलिए है क्योंकि एक प्रकार से सहयोग की प्रक्रिया नहीं है, एक देश और दूसरे देश के बीच में सहयोग नहीं है। तो उनका मानना था कि अगर हम एक सहयोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, जैसे अगर हम आर्थिक सहयोग एक देश दूसरे देश के बीच में अगर प्रारंभ करेंगे तो उसका प्रभाव फिर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी जब डिपेंडेंसी की भावना आ जाएगी तो फिर हम संकट या संघर्ष को रोक सकते हैं। तो उन्होंने सहयोग के न अभाव के कारण एक प्रकार से संघर्ष की बात की। तो ये सारा एक जो संघर्ष की अवधारणा चल रही थी उसी का अब हम एक प्रकार से ब्रॉड सेंस में अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्या कंडीशन था या ऐसी कौन सी परिस्थिति हो जाती है जिसके कारण चाहे वो परिवार से लेकर समाज से लेकर राज्य से लेकर में संघर्ष की प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत उस संघर्ष में को अध्ययन करके उसका क्या लक्ष्य है वो देखेंगे, फिर संघर्ष की परिभाषा को हम देखेंगे, फिर संघर्ष एक गतिशील प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया होने के कारण संघर्ष के कई चरण होते, कभी शांति आती है, फिर अस्थिरता आता है, फिर युद्ध होता है और फिर युद्ध के बाद एक शांति आती है। तो एक चरण होता है पूरा।
तो उस चरण का फिर हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर संघर्ष का एक सर्किल होता है, और सर्किल में कैसे फिर संकट की रोकथाम कैसे करेंगे, फिर संघर्ष का हम प्रबंधन कैसे करते हैं, फिर संकट प्रबंधन कैसे करें। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंसेज हैं। उन डिफरेंसेज को हम एक प्रकार से यहां समझने का प्रयास करेंगे। फिर संघर्ष समझौता क्या होता है, फिर संघर्ष समाधान क्या होता है, फिर संघर्ष का स्थानांतरण कैसे होता है, और फिर शांति स्थापना या पीस मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम एक संघर्ष का एक प्रकार से कैसे कॉन्फ्लिक्ट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका अध्ययन करें। क्योंकि सारे जो संघर्ष होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संघर्ष हिंसक ही हो, कुछ संघर्ष अहिंसक भी होते हैं। तो अहिंसक संघर्ष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, और हिंसक संघर्ष के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, उसको भी इस टॉपिक के अंतर्गत हमें देखना है। फिर संघर्ष से कौन से मुद्दे हो सकते हैं, किन किन मुद्दों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष उत्पन्न होता है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। और उसके अंतर्गत हम कि कैसे कभी कभी एक रीजन बेस्ड को लेकर संघर्ष होता है, कभी बॉर्डर इश्यूज को लेकर संघर्ष होता है, कभी आप देखेंगे कम्युनल इशू को लेकर संघर्ष होता है, कभी रेसेज को लेकर संघर्ष कैसे होता है, और कभी कभी सत्ता का संघर्ष को लेकर भी एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और फिर हम उसका क्या इन संसाधनों के लिए कि कैसे संघर्ष होते हैं, कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, जस्ट उदाहरण के लिए कि अफ्रीका में हम देखेंगे कि चाइना भी एड के माध्यम से, इंडिया भी एड के माध्यम से वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस वक्त। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर भी कैसे संघर्ष होता है, इन सारे चीजों का हम ब्रॉड सेंस में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इकाई 2 के अंतर्गत फिर हम संघर्ष के क्या क्या स्रोत होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रकार से कि इस टॉपिक को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में अक्सर कई संघर्षों में उलझे रहते हैं। कभी संघर्ष कोई छोटा होता है, कभी वो बड़ा भी हो सकता है, कभी कोई व्यक्ति एक दूसरे से हिंसक व्यवहार कर रहे होते हैं। इन सारे चीजों के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष उन लोगों के बीच भी हो सकता है जो उनसे सीधे तौर पर जुड़ा ना भी हो। उदाहरण के लिए अभी हम भारत में ही किसान आंदोलन देख रहे हैं, जिसमें कोई पर्सनल नहीं है। हम क्या है कि मौजूदा जो कानून है, किसान कानून, उसको लेकर किसान एक प्रकार से सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन के माध्यम से अपने संघर्ष को सामने रख रहे हैं कि हम इस किसान कानून में क्या क्या विसंगतियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। फिर संघर्ष केवल यह भी है कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं हो सकता है, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, समूहों के अंदर भी हो सकता है। कभी कभी आप किसी भी विभाग के अंतर्गत जो कलीग्स होते हैं उनके बीच का भी संघर्ष हो सकता है। तो यह संघर्ष कभी कलीग्स और अन्य विभाग में हो सकता है। तो इन सारे चीजों को हम एक प्रकार से अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। और चूंकि ह्यूमन बिहेवियर में स्वार्थ है, और इस स्वार्थ के कारण ये जो संघर्ष है वो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह कार्यों के विभाजन, सत्ता के संबंध, किसकी किस प्रकार की भूमिका, उससे संबंधित होता है। और जब इसके सर्वव्यापी और व्यापक प्रकृति के कारण संघर्ष के कई अर्थ और परिभाषाएं भी विभिन्न विद्वानों ने अपने परिभाषा में दिया है। तो अगर हम व्यापक अर्थ में संघर्ष शब्द को प्रयोग के लिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि यह सभी प्रकार के विरोधी संवाद अब्लिक बातचीत से संबंधित है। विशेष रूप से इसे एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षों के असंगत उद्देश्य हो, क्योंकि जब उद्देश्य में भिन्नता होगी तभी संघर्ष हो सकता है, जिनमें उनकी समझ और व्यवहार उस असंगति के अनुरूप हो। तो इन सारी चीजों को हम संघर्ष के क्षेत्र में रखते हैं। अब इस टॉपिक के क्या लक्ष्य हैं और क्या उद्देश्य हैं, उसको भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो और इसके अंतर्गत हम चूंकि इसको अगर हम एक सर्किल में बांटते हैं तो फिर इसका अध्ययन एक प्रकार से आसान हो जाता है।
तो संघर्ष को और थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन करते हुए हम कि संघर्ष और इसके क्या क्या चरण होंगे, संघर्ष का हम जीवन चक्र इसमें अध्ययन करेंगे, फिर संघर्ष का कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके विकास की क्या प्रक्रिया होती है उसको देखेंगे, फिर संघर्ष की रोकथाम कैसे करते हैं, कैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, नाटो जैसे एक सैन्य संगठन बनाकर, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे अपनी शांति सेना बनाकर भेजकर दूसरे देशों में संघर्ष को रोकने का प्रयास करते हैं। तो संघर्ष की रोकथाम, प्रबंधन और समझौते के बीच का भी हम एक अंतर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संघर्ष की परिभाषा क्या हो सकती है। संघर्ष क्या है, अगर ये देखें तो ये एक प्रकार से एक सामाजिक प्रक्रिया है जब दो या दो से अधिक पार्टियों के पास लक्ष्यों, मूल्यों और मुद्दों पर ली गई स्थिति में डिफरेंसेस हो। डिफरेंसेस होने से ही संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसके साथ साथ यह कई स्तरों पर हो सकता है। ये पारस्परिक समूह में हो सकता है, ये अंतर समूह में हो सकता है, ये संगठनात्मक समूह में भी हो सकता है, ये नेशनल लेवल पर भी हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। तो एक प्रकार से जो संघर्ष का जो प्रकट व्यवहार है वो इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि संघर्ष की एक त्रिआयामी संकल्पना ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए जोर देती है जिसमें कई पक्ष, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह संगठन हो या राष्ट्र, असंगत लक्ष्यों, उनकी संरचना व बातचीत और उद्देश्यों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। फिर संघर्ष निवारण या प्रबंधन उपायों को प्रारंभ करने के लिए भी यह जरूरी होता है कि हम एक प्रकार से थ्रेट जैसी कंडीशन भी उत्पन्न करते दूसरे देशों के लिए, कि अगर आप संघर्ष में रहेंगे तो हम आपके ऊपर एक प्रकार से कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा ही यह कहती है कि अगर एक देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो सारे देश मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर सकते। तो संघर्ष को रोकने के लिए भी एक प्रकार से छोटे छोटे ये चीजें की जाती। संघर्ष की परंपरागत परिभाषा के अनुसार यह एक प्रकार से विरोधी हितों का परिणाम होता है। यह विरोधी हित दुर्लभ संसाधनों, उद्देश्यों की भिन्नता और हताशा से जुड़े हो सकते हैं। हम संघर्ष को हिंसा के संदर्भ में आसान बनाने के लिए परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। हम जनरली संघर्ष को हिंसा के संदर्भ में ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एक व्यक्ति के अंदर भी विभिन्न प्रकार के संघर्ष चल रहे होते हैं। इवन अपने एक्टिविटी को करने के संदर्भ में भी कि क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर भी मनुष्य के अंदर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो इसमें असंगता या मुद्दों को अंतर को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हिंसा जहां हो रही है वहां संघर्ष है। ऐसी परिभाषा को सैन्य क्षेत्र के बाहर के संघर्षों को शामिल करने के लिए भी बनाया गया, और यह व्यवहार के आयामों पर आधारित होती है। संघर्ष की जो संकल्पना है उस पर चर्चा के लिए इसकी जो मूल अवधारणा के रूप में शामिल किया गया, उसमें संघर्ष और प्रतिद्वंदी के इरादों को अक्सर व्यक्तिपरक धारणाओं के अनुसार परिभाषित किया जाता है। एक संघर्ष में समझौते के लिए काफी गुंजाइश भी होती है, लेकिन यदि दोनों पक्ष संघर्ष समाधान को असंभव मानते हो या विरोधी पक्ष अविश्वसनीय हो, ऐसी स्थिति में संघर्ष में समझौते के लिए मददगार नहीं होगी, बल्कि संघर्ष एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में भी सामने दिखने लगता है। हम कभी कभी विवाद हम धर्म के आधार या मूल्यों या विश्वास के कारण भी देखते हैं। तो इस जो अधिकांश इस प्रकार के विवाद होते हैं उनका स्वयं में समाधान नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं बातचीत के लेवल पर ही उसका समाधान किया जाता है। अगर हम संक्षेप में कहें कि संघर्ष का अर्थ एक समयावधि में दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य मुद्दों पर एक प्रकार से जो डिफरेंसेस होते हैं उसको देखकर हम करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से संघर्ष क्या है उसको एक प्रकार से हम जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। अब ये जो संघर्ष होता है वो एट वंस कहीं भी किसी भी सोसाइटी या किसी भी देश में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसके कुछ चरण होते हैं, और इस संघर्ष के चरणों में हम जानने के बाद हम समझ पाएंगे किस
मतलब अंतिम उद्देश्य में जाकर संघर्ष एक प्रकार से हो जाता है, उसको समझने के लिए उसके पहले के कारणों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम भारत में हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, उस क्रांति में हम जो भारत के लोग हैं उनके मूल्य कैसे ब्रिटिश लोगों के मूल्यों से टकरा रहे थे उसका अध्ययन करते। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें हम ये कहते हैं कि तत्कालीन समय में चर्बी लगे जो कारतूस थे वो उस 1857 की क्रांति के कारण बने, लेकिन वो जो चर्बी लगे कारतूस थे वो बस तत्कालिक कारण थे उस संघर्ष के या उस क्रांति के। उसके पीछे हम अगर देखेंगे तो 1757 के प्लासी के युद्ध से जो अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश भारतीयों के साथ एक प्रकार से भेदभाव करना प्रारंभ किया था और कैसे फूट डालो और राज करो की नीति के कारण 100 सालों तक उन्होंने जो शोषण किया था, तो उस क्रांति या संघर्ष के पीछे उस 100 साल के कारण थे। तो उन 100 सालों को भी हम एक प्रकार से चरण के रूप में अध्ययन कर सकते हैं कि वो 1857 की क्रांति के चरण थे और उन चरणों के कारण ही 1857 में जाकर संघर्ष जो भारत के छोटे छोटे प्रांत थे उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार हम किसी भी संघर्ष के हम कुछ कारणों को या चरणों की हम बात कर सकते हैं। ये चरण एक व्यक्ति के लिए कुछ अलग हो सकता है, संगठन के लिए कुछ और अलग हो सकता है और राष्ट्र के लिए भी अलग हो सकता है। तो यह व्यक्तिगत हो सकता है या संगठन के स्तर पे भी हो सकता है, राष्ट्र के अंदर का संघर्ष भी इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो बांग्लादेश में हम एक राष्ट्र के अंदर का संघर्ष देख सकते हैं। बांग्लादेश के ऊपर किसी दूसरे देश ने इस वक्त आक्रमण नहीं किया, बल्कि वर्तमान समय की सरकार के विरुद्ध वहां के लोगों में जो जनाक्रोश था, उस जनाक्रोश के कारण ही बांग्लादेश में हम संघर्ष को देख सकते हैं। और उस संघर्ष के पीछे तत्कालीन समय में तो वहां पे रिजर्वेशन का मुद्दा एक प्रकार से रहा, लेकिन उसके पीछे जो पिछले 15-20 सालों से वहां पे जो विरोधाभास थे सरकार और आम जनता के बीच में, वो कारण बना बांग्लादेश में एक प्रकार से संघर्ष के लिए। तो एक राष्ट्र का जो अंदर का संघर्ष है जिसमें कि एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग फेल्योर हो जाता है, तब जाकर एक राष्ट्र में ही संघर्ष हो सकता है। इसके साथ साथ ये तो हो गया एक मतलब इंडिविजुअल लेवल पर संगठन के अंदर का संघर्ष या राष्ट्र के अंदर का संघर्ष, तो ये एक प्रकार से वन डायमेंशनल है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि ये अंतर व्यक्तिगत भी होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो सकता है, एक संगठन का दूसरे संगठन के बीच में संघर्ष हो सकता है, राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हो सकता है, जैसे अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध को देख सकते हैं। और अगर इतिहास में हम जाएं तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विचारधारा के लेकर भी संघर्ष हुआ था। तो हम ये एक प्रकार से इसमें दो पक्ष होते, अंतर व्यक्तिगत होते, और एक जो तीसरा प्रकार होता है वो अंतर समूह, एक समूह के बीच के लोगों का भी एक संघर्ष होता है। और दूसरा जो है एक अंतर समूह, मतलब दो या दो से अधिक समूह के बीचों का संघर्ष भी एक प्रकार से संघर्ष के चरण के हम जब ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर संघर्ष का क्या कारण है उसको समझना फिर आसान हो जाता है। इसी प्रकार एक संघर्ष का फिर जीवन चक्र भी होता है कि कारण ये होता है कि कोई भी जो संघर्ष होता है वो स्टैटिक नहीं होता, बल्कि वो एक प्रकार से डायनेमिक होता है। और संघर्ष के जीवन चक्र के दौरान जो तीव्रता का स्तर होता है संघर्ष का वो बदलता रहता है। जैसे पहले क्या होगा, मान लीजिए किसी भी देश में स्थिरता होगी, फिर उस स्थिरता के बाद वहां पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे विद्रोह होते हैं जिसकी वजह से अस्थिरता आती है उस देश में, और फिर वो अस्थिरता संकट में बदलती चली जाती, तो उसमें छोटे छोटे संघर्ष होते हैं। जैसे अगर हम भारत के उदाहरण लें तो नॉर्थ ईस्ट की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू कश्मीर का इशू अपना अलग इशू है, नक्सलवाद का एक अलग इशू है। तो ये एक प्रकार से छोटे छोटे संघर्ष हैं भारत में, जिसकी वजह से भारत समय समय पर प्रभावित होता रहता है। और ये क्या होते हैं, ये जो संघर्ष होते हैं कभी फिर संकट का रूप ले लेते हैं, और फिर संकट के बाद कभी कभी जब ज्यादा उद्देश्यों में भिन्नता होती है तो युद्ध जैसी परिस्थिति फिर आ जाती है।
और युद्ध जैसी परिस्थिति आने के पश्चात फिर तो क्या हमेशा फिर युद्ध में कोई देश या कोई भी संगठन नहीं रह सकता है? तो युद्ध के बाद भी फिर क्या होता है? शांति की स्थिति समाज में आएगी। तो फिर शांति, फिर अस्थिर शांति, संकट, फिर युद्ध, ये एक प्रकार से चक्रीय क्रम में ये संघर्ष के लिए परिस्थितियां चलती रहती है। तो जो संघर्ष के जीवन चक्र के दौरान तीव्रता का स्तर हमेशा बदलता रहता है। विवाद की जो रोकथाम व प्रबंधन के उपाय होते हैं और विभिन्न रणनीतियों के, जैसे अगर भारत पाकिस्तान के बीच का ही संबंध हम एक प्रकार से संघर्ष को देखें, तो ये संघर्ष वर्तमान में अब हम प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करने की स्थिति में कोई भी देश नहीं, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। तो इसका एक मतलब बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। तो इन रणनीतियों के तहत हम एक प्रकार से सॉफ्ट पावर की रणनीति अपनाते हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाकर उन संगठनों से बात करके इसका सहयोग निकालते हैं। तो विभिन्न रणनीतियों कैसे, कब और कहां प्रयोग किया जाए, इसको जानने के लिए एक प्रकार से पूरे जीवन चक्र को समझना जरूरी होता है। समय के साथ कई सुझावों और संघर्ष पैटर्न के कई प्रारूपों को प्रस्तुत किया गया। संघर्ष को उसकी तीव्रता के अनुसार हम एक प्रकार से चक्रीय नाम देते हैं, और तीव्रता स्तर का अर्थ है कि शांति की अपेक्षाकृत स्थिरता की स्थिति से संकट या युद्ध की स्थिति में पहुंच जाना। जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे शांति होती है, फिर अस्थिर शांति होती है, फिर संकट होता है और फिर युद्ध होता है। ऐसे कंडीशन में एक प्रकार से ये चक्रीय क्रम में ये सारी चीजें चलती रहती। तो सैद्धांतिक तौर पर तो जो संघर्ष रोकथाम, संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष समाधान को संघर्ष के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में संघर्ष रोकथाम के उपाय संघर्ष के प्रारंभिक चरण में, यानी जब तक संघर्ष में व्यापकता ना आई हो तब तक हम प्रयुक्त कर सकते हैं, और संघर्ष के व्यापक होने तथा संघर्ष के हिंसक होने के बीच में हम संघर्ष प्रबंधन के उपाय प्रयुक्त करते हैं। दूसरी तरफ जब हिंसक संघर्ष के बाद जब संघर्ष की तीव्रता में कमी हो रही होती है, तो फिर हम संघर्ष समाधान के उपाय प्रस्तुत करते हैं, ताकि फिर एक प्रकार से उन दो देशों के बीच जो संबंध है वो एक प्रकार से नॉर्मल हो पाए। तो यहाँ प्रस्तुत संघर्ष के जो जीवन चक्र है वो संघर्ष की प्रक्रिया और संभावित रोकथाम, प्रबंधन और समाधान के उपाय, इसमें दोनों शामिल होते हैं। जो संघर्ष की तीव्रता के जो एक प्रकार से देखें जो सर्किल होता है वो 5 स्तर होते हैं। पहला मैंने अभी बताया था स्थिर शांति, फिर अस्थिर शांति, फिर खुला संघर्ष, फिर संकट और फिर युद्ध। स्थिर शांति ऐसी स्थिति है जिसमें विरोधी जो पक्ष होते हैं के बीच तनाव कम होता है और दोनों पक्षों के बीच परस्पर संबंध जो होते हैं वो सहयोगात्मक होते हैं। आर्थिक और पर्यावरण से संबंधित या गैर संवेदनशील मुद्दे उस वक्त शामिल होते हैं, क्योंकि उस वक्त सर जब तक स्थिर शांति रहती है उस वक्त तक दो राष्ट्रों या दो व्यक्तियों के बीच के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो हित होते हैं, वो टकराव में नहीं होते। इसके कारण उस समय सहयोग और समाधान की जैसी स्थिति उनके साथ लगातार बनी रहती है। अस्थिर शांति के दौरान फिर क्या होता है, किसी न किसी मुद्दों को लेकर उनके हित टकराते हैं और इसके कारण अस्थिर शांति के दौरान तनाव बढ़ता है। एक राष्ट्र जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कश्मीर में एक प्रकार से तनाव बढ़ रहा है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से। तो एक प्रकार से ये अस्थिर शांति की ओर ही सूचना दे रहा है और यह ऐसी स्थिति होती है जहां नकारात्मक शांति मौजूद रहती है और विरोधी पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका होता है कि एक प्रकार से हम देखते हैं कि संकट की जो रोकथाम है उसको नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में तनाव जो है वो बढ़ने लगता है और ऐसी स्थिति में विरोधी पर स्वयं ही संघर्ष के निकटने के उपाय भी करने लगते हैं। हालांकि सैन्य कार्रवाई एक बेहतर या संभावित विकल्प हो सकता है। संकट की स्थिति तब होती है जब युद्ध मतलब एक प्रकार से लगता है युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, पर यह शुरू नहीं होता है। युद्ध के दौरान व्यापक स्तर पर तीव्र हिंसा होती है
जब संघर्ष की तीव्रता अपने चरम पर पहुंचने के बाद कम हो रही होती है, तब यह पैटर्न विपरीत क्रम में आ जाता है। तो ये पूरा एक प्रकार से संघर्ष चक्र के जो चरण हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस चरण को समझने के बाद ही फिर कि उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसके लिए क्या एक प्रोबेबल समाधान हो सकता है, उसकी बात हम पर करते हैं। और इसके अंतर्गत हम फिर उस जो क्राइसिस आई है, जो उसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी बात भी करते हैं। तो जो संकट की रोकथाम है, उसके लिए भी हम विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाते हैं। वो अलग है कि उसके लिए अलग चरण में हम अलग प्रकार के उपाय अपनाते हैं, और अन्य जो चरण होते हैं उसमें अलग प्रकार का उपाय अपनाते हैं। जैसे स्थिर और अस्थिर शांति के दौरान रोकथाम के जो उपाय होते हैं, वो एक प्रकार से जो प्रणाली संरचना होते हैं उसको मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर लगता है कि दोनों देशों में अगर डेमोक्रेसी हो जाए और एक स्थिर शासन व्यवस्था हो, तो हम दूसरे देशों के साथ संघर्ष कम हो सकते। तो हम अपने डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, और एक प्रकार से पीस मेकिंग की प्रोसेस में बातचीत को ज्यादा महत्व देते हैं, और संघर्ष के जो शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करने का लिए आवश्यक रणनीति को अपनाते हैं। हालांकि संघर्ष के व्यापक और गंभीर होने से पहले स्थिर और अस्थिर शांति के दौरान ही संघर्ष के रोकथाम के उपाय प्रभावी हो सकते। जहां एक बार हित टकराने लगते हैं, तो फिर ये अस्थिर और अस्थिर शांति अपने आप एक प्रकार से युद्ध जैसी परिस्थितियों में चले जाते हैं। यहां पर होता क्या है कि जो संरचनात्मक और रोकथाम के जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे होते, और संरचनात्मक उपाय क्योंकि ये स्थिर शांति काल के दौरान ही सर्वथा उपयुक्त होते हैं। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जो विशिष्ट समूहों या मुद्दों पर आधारित आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी, सांस्कृतिक स्वायत्ता जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि सॉफ्ट पावर के अंतर्गत हम कल्चरल एक प्रकार से, जैसे भारत का जो भंगड़ा है वो इस समय कनाडा में है, वहां के सालसा डांस यहाँ पे, तो कल्चरल एक प्रकार से हम आदान प्रदान करते हैं जिससे कि एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सके। तो ये प्रारंभिक चरण में होते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं हम आपस में एक सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे संघर्ष कम उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक चरण में ही संरचनात्मक उपायों का फायदा होता है। इसकी स्वीकृतता की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस चरण में विरोधी पक्षों के बीच संदेह जो होता है वो निम्न स्तर पर होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति कम होती है। इस प्रकार यह दूरगामी परिणाम वाले संस्थापक उपाय इसमें किए जाते हैं। लेकिन संघर्ष जितना अधिक स्पष्ट होता है, उतने ही फिर विशिष्ट उपायों की आवश्यकता भी होने लगती है। अस्थिर शांति के दौरान प्रत्यक्ष रोकथाम के उपाय छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो विरोधी पक्षों के बीच तनाव को कम करना और परस्पर विश्वास को बढ़ावा देना, इसके साथ ही संस्थाओं के निर्माण जैसी दीर्घ अवधि वाले पहलों का अवसर धीरे धीरे इसमें समाप्त हो जाता है, और संघर्ष पहले की अपेक्षा मुद्दों पर ज्यादा आधारित हो जाता है, और राजनीतिक, ये या तो राजनीतिक हो सकता है या वित्तीय दृष्टि से ज्यादा खर्चीला भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम प्रत्यक्ष रोकथाम के उपाय के तहत संभावित संघर्ष के मुद्दों के निपटने की औपचारिक और अनौपचारिक कार्यशालाएं हो सकती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व जो महासचिव थे बुतरस घाली, उन्होंने रोकथाम निवारण की कूटनीति की परिभाषा देते हुए कहते थे वो कि कूटनीतिक उपायों का प्रयोग किया जाता है विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए, इन विवादों को संघर्ष बनने से रोकने के लिए, तथा सशस्त्र संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए। उनका ये मानना था कि डिप्लोमेसी के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से हम ये सारे रणनीति को अपनाकर संघर्ष को कम कर सकते। तो ये तो एक प्रकार से संकट की रोकथाम कैसे करें इसका मामला। लेकिन जो इसका एक अलग चरण आता है, अगला चरण जो आता है वो संघर्ष प्रबंधन का एक प्रकार से चरण आता है।
और संघर्ष प्रबंधन को एक विचारक हैं फ्रेड टैनर, उन्होंने परिभाषा इसकी देते हुए कहा कि यह संघर्ष का बिना हल निकाले संघर्ष को कम करता है, संघर्ष का शमन करता है या संघर्ष को सीमित करता है। एक अन्य विचारक है निकोलस, उन्होंने इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संघर्ष प्रबंधन को विवाद के प्रारूप में विनाशकारी से रचनात्मक रूप में बदलाव के अर्थ में समझना चाहिए। संघर्ष के युद्ध में परिवर्तन होने से पूर्व जब हिंसक संघर्ष की संभावना हो या हिंसक संघर्ष आसन्न हो, तो इन स्थितियों में संघर्ष प्रबंधन और संकट प्रबंधन के उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। संघर्ष के जैसे ही हम पहचान कर लेते हैं, तो फिर हम संघर्ष प्रबंधन के उपाय को लागू करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे बांग्लादेश में ही देखें, अगर संघर्ष हुआ, वहां का एक आंतरिक संघर्ष ही था, लेकिन उस आंतरिक संघर्ष को तुरंत उसके प्रबंधन के लिए विश्व के सभी देश वहां पे अपने क्या डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते हैं, क्या पीस बिल्डिंग प्रोसेस हो सकते हैं, उसको एक प्रकार से संकट प्रबंधन के उपाय में वहां लगना प्रारंभ हो गए। तो क्योंकि वहां पे जो क्राइसिस की उसकी एक प्रकार से पहचान हो गई, और फिर तब हम उसका प्रबंधन को लागू करने के वहां पे प्रयास कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। हम देखें वहां पे मोहम्मद यूनुस को तुरंत कार्यकारी प्रमुख घोषित किया गया, और फिर जो भी वहां के जनता की डिमांड्स हैं उसके ऊपर हम फिर तुरंत प्रयास करने लगे कि उस डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए ताकि वहां के तनाव का प्रबंधन किया जा सके और तनाव को कम किया जा सके और इसके तीव्र होने से उसको रोका जा सके। संघर्ष को नियंत्रित करने और इसे विनाश से रचनात्मकता की ओर ले जाने के लिए भी सैन्य बलों में कमी, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप और सामान्य विश्वास के उपायों, या जिसको हम सीबीएम या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, जो अनौपचारिक या औपचारिक संचार जैसे प्रत्यक्ष उपाय भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो उपाय होते हैं ये प्रायः द्विपक्षीय होते हैं, और ये जो मुद्दे भी होते हैं कई बार बहुत संवेदनशील भी होते हैं। तो इस अवस्था में ये डराने वाले नहीं होते हैं। जैसे हम वर्तमान समय में भी देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे बहुराष्ट्रीय संगठनों को भी एक प्रकार से देशों में समाधान या संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास इसका किया जाता है। तो ये तो हो गया एक प्रकार से संघर्ष प्रबंधन। तो संघर्ष प्रबंधन में क्या होता है कि ये संघर्ष का बिना हल निकाले संघर्ष को रोकने का प्रयास करता है। संघर्ष की तीव्रता को कैसे कम किया जाए, ये बात संघर्ष प्रबंधन में होती। इसका जो अगला चरण होता है वो होता है संकट प्रबंधन। वो तो पहले था संघर्ष प्रबंधन, फिर अब संकट आ चुका है तो फिर उस संकट का कैसे प्रबंधन किया जाए, ये बात संकट प्रबंधन के अप्रोच के अंतर्गत हम देखते हैं। इसमें युद्ध भड़कने से पहले जब संघर्ष तेजी से बढ़ता है तो प्रबंधन के उपायों के लिए समय कम होता है। तो ऐसी स्थिति में छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए संकट प्रबंधन के उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। इस अल्प अवधि में हम संघर्ष को समाप्त करने के लिए समय तथा अन्य संसाधनों की कमी होती है और सूचना भी अपर्याप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विश्लेषक इस निवारक हमलों को भी संभावित संघर्ष और संकट प्रबंधन उपायों के रूप में देखते हैं। तो युद्ध के दौरान न तो रोकथाम है और न ही उस समय प्रबंधन संभव हो पाता है। तो सैन्य साधनों को प्राथमिक उपकरण के रूप में हम इसमें प्रयोग किया जाता है। भले ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी की लड़ने की इच्छा या क्षमता को कम करने के लिए किया जा रहा हो। तो ये सारी चीजें हम संकट प्रबंधन के अंतर्गत देखते हैं। फिर उसके बाद होता है संघर्ष समझौता। संघर्ष समझौते के अंतर्गत हम संघर्ष की सभी रणनीतियों को शामिल किया जाता है, जिसका लक्ष्य संघर्ष के जो मूल कारणों का समाधान किए बगैर प्रत्यक्ष हिंसा को निश्चित रूप से समाप्त करना होता है। यह संघर्ष को असंगत हितों, दुर्लभ संसाधनों या शक्ति के लिए होने वाले प्रतिद्वंदिता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में इसको हम देखते हैं। इस प्रकार के संघर्ष को हम जो खेल
एक प्रकार से थ्योरी है जिसमें हम शून्य योग खेल के रूप में उसको समझते हैं। इसी प्रकार जो न्यू रियलिस्टिक अप्रोच है उसके इस संघर्ष समझौता के अंतर्गत हम उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जो अधिकांश रणनीतियां हैं वो संवाद, मध्यस्थता जैसे शांतिपूर्ण उपायों के साथ साथ सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध जैसे प्रतिरोधी उपायों को शामिल करती। जो प्रतिरोधी उपाय होते हैं वो अल्प अवधि के लिए होते हैं, जबकि शांतिपूर्ण उपायों को संघर्ष समझौते के लिए दीर्घ अवधि के उपायों के रूप में हम देखते हैं। तो संघर्ष समझौता एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी, इसमें न्यू रियलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, खेल सिद्धांत है उसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें संवाद के माध्यम से फिर एक उस संघर्ष को एक प्रकार से कम करने का प्रयास किया जाता है। फिर जो इसका अंतिम स्टेज से पहले की स्थिति वो संघर्ष समाधान की स्थिति, और संघर्ष समाधान के अंतर्गत वे रणनीतियां आती हैं जो संघर्ष के विनाशकारी रूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल की जाती। कारण यह है कि वर्तमान समय में सभी देश परमाणु हथियारों से संपन्न है, तो और इसके साथ साथ ये भी एक डर होता है कि कहीं ये परमाणु हथियार किसी गैर जो राष्ट्रीयकर्ता होते हैं उनके पास न पहुंचे, और ऐसी स्थिति में किसी भी देश का विनाश हो सकता है। तो संघर्ष के विनाशकारी रूप से बाहर निकालने के लिए संघर्ष समाधान की स्थिति का प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी पक्षों के लिए मान्य तथा एक संतोषजनक समाधान ढूंढना होता है। एक प्रभावी संघर्ष समाधान के लिए संघर्ष प्रबंधन एक नींव के समान होता है, जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो इसका चरण है वो पिछले चरणों से कैसे ये जुड़ा हुआ है, जैसे संघर्ष समाधान, संघर्ष प्रबंधन, संकट प्रबंधन, कैसे ये एक दूसरे से एक प्रकार से जुड़े हुए। तो संकल्पना क्या होती है कि ये संघर्ष समाधान ऐसे समाधान को इंगित करता है जो संघर्ष की अंतर्निहित विसंगतियों तथा पक्षों के परस्पर अस्तित्व को दर्शाता है, जबकि संघर्ष समाधान ऐसे उपायों को इंगित करता है जो संघर्ष को बिना हल किए इसे कम कर दें तथा इसके समन करने या इसको सीमित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो एक अंतिम स्टेज होता है उसको बोलते हैं संघर्ष रूपांतरण। मतलब ये संघर्ष रूपांतरण एक प्रकार से शांति स्थापना के पहले की स्थिति होती है, और पीस स्टडी में एक प्रकार से संघर्ष रूपांतरण एक नई अवधारणा है। यह इस समझ पर आधारित है कि संघर्ष को एक अलग घटना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसे प्रबंधित या हल किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह किसी भी समाज के विकास और अभ्युदय के लिए एक अभिन्न अंग है। जैसे हम हमेशा संघर्ष को नेगेटिव रूप में ही देखते हैं, उसका नकारात्मक अवधारणा के रूप में ही संघर्ष को प्रयुक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी जो संघर्ष होता है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेकर आता है। उदाहरण के लिए विश्व के कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार संघर्ष से ही मिले। तो क्या अगर हम महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार मिला उसके लिए जो महिलाओं ने संघर्ष किया, तो क्या यह सकारात्मक नहीं है? क्या यह समाज को बदलने के लिए इसने प्रेरित नहीं किया? तो इसके पीछे ये ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे हम देखें वर्तमान में पर्यावरण को बचाने के लिए भी विभिन्न संगठन विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो पर्यावरण को बचाने का संघर्ष है ये एक प्रकार से संघर्ष का रूपांतरित रूप है, क्योंकि संघर्ष को प्रायः नकारात्मक रूप में ही जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में चाहे वो किसानों का संघर्ष हो, चाहे पर्यावरण को बचाने का संघर्ष हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे पर वर्तमान में हम बांग्लादेश के साथ साथ कोलकाता में भी देख सकते हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर भी एक प्रकार से सेंसिटिव हो रहे हैं और लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रकार का हम संघर्ष का एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो दूसरे रूप में उसका प्रयोग किया है, और यह एक माना जाने लगा है कि अब एक संघर्ष जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी ला सकती है सोसाइटी के ऊपर, और संघर्ष को एक सकारात्मक शक्ति भी हो सकती है, और संघर्ष से हम समाज को बदल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
कि जो संघर्ष रूपांतरण है ये प्रायः एक प्रकार से अहिंसा में भरोसा करते हुए संघर्ष करना, एक प्रकार से ये इसका अप्रोच होता है। इस अप्रोच में संघर्ष पीछे रहता है और उसके पीछे एक प्रकार से जो गांधीवादी तरीका होता है, उस गांधीवादी तरीके से हम अपने उद्देश्यों को मानने या मनाने का प्रयास करते हैं सरकार के माध्यम से। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यह अहिंसक होता है और संघर्ष परिवर्तन का दृष्टिकोण केवल संघर्ष को शांत करने या प्रबंधित करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी विशेष संघर्ष के मूल कारण को बदलने का प्रयास करना है। इसी तरह का दृष्टिकोण विशेष रूप से कठिन संघर्षों के लिए भी प्रासंगिक है। जहां गहरे मुद्दे हैं जो हिंसा को बढ़ाते हैं, तो यह संघर्ष एक प्रकार से संरचनात्मक व्यवहार और व्यवहार संबंधी पहलुओं को संबोधित करता है और यह मानव हितों की अनुकूलता पर जोर देता है। संघर्ष में रूपांतरण के लिए युद्धरत पक्षों के बीच भी तनाव और हिंसा को यह सुनिश्चित करके दूर किया जाना चाहिए ताकि सभी पक्ष यह स्वीकार करें कि हिंसा से किसी का हित नहीं होगा। उन्हें इस रूपांतरण के बारे में एक आम सहमति भी बनानी होती है कि अगर हम जब तक शांति प्रक्रिया की बहाली नहीं करेंगे, जैसे हम बांग्लादेश का ही फिर उदाहरण लेते हैं कि बांग्लादेश में क्राइसिस से फिर वहां पे एक प्रकार से मुद्रास्फीति आएगी, महंगाई बढ़ेगा, तो वहां के ही उन देश में रहने वाले लोगों के हित हिंसा से एक प्रकार से प्रभावित होंगे। तो अब वहां पे ये इस प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि संघर्ष से हमारा एक प्रकार से हित नहीं हो सकता है, संघर्ष से हम और पीछे जा सकते हैं। तो एक प्रकार से संघर्ष जो रूपांतरण है, इसमें सबसे सकारात्मक इसकी चीज है कि इसमें बातचीत के माध्यम से और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसमें सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। संघर्ष रूपांतरण में एक तीसरा पक्ष भी शामिल होता है जो विभिन्न पक्षों को उनकी आपसी शत्रुता को दूर करने में मदद कर सकता है और उनके भावनात्मक और संज्ञानात्मक विचारों को भी बदल सकता है। तो ये एक प्रकार से जो संघर्ष रूपांतरण है वो प्रत्यक्ष हिंसा को रोकने का उपाय है और इसमें प्रयास यही किया जाता है कि सोसाइटी में जो बदलाव हो वो अहिंसा के माध्यम से हो और अहिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से हो। तो इस संदर्भ में देखें तो एक प्रकार से शांति गठबंधन और एक मतलब सोसाइटी में कैसे शांति लाकर शांति के माध्यम से संघर्ष के माध्यम से बदलाव लाया जाए, वो संघर्ष रूपांतरण में इसकी प्रयास किया जाता है। और इस संघर्ष रूपांतरण के कारण ही हम उस सोसाइटी में फिर शांति स्थापना का, जो कि संघर्ष का जो चरण है, क्योंकि मैंने बताया था कि शांति आएगी, फिर अस्थिर शांति आएगी, फिर संकट होगा, फिर युद्ध होगा और युद्ध के बाद फिर शांति की बहाली होगी और शांति की स्थापना होगी। कि तो यही शांति स्थापना में होता है कि शुरुआत में कार्रवाई करने वालों को पृथक करने और गलती से या जानबूझकर तीव्र करने की रोकथाम पर विशेष बल दिया जाता है और इस चरण की तुलना तीव्रता के दौरान संकट के चरण से की जा सकती है। तो संकट के तीव्र चरण के दौरान किए गए उपायों की अपेक्षा तीव्रता कम होने के चरण के दौरान किए गए उपाय वित्तीय और राजनीतिक रूप में अधिक इसकी डिमांड करते हैं और फिर एक प्रकार से संकट चला जाता है और फिर उस देश में शांति की स्थिति बनती है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो संघर्ष की श्रेणियां भी होती हैं, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। जैसे हम संघर्ष के स्रोत और श्रेणी से जो संबंधित है, हम संघर्ष को प्रायः हम हिंसात्मक ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे संघर्ष जो होता है वो अहिंसा संघर्ष भी हो सकता है। तो हम परिणाम स्वरूप संघर्ष की मुख्यतः दो श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। इसको हम अहिंसक संघर्ष और हिंसक संघर्ष दो में बांटते हैं। संघर्ष की जो सबसे अध्ययन सामग्री है उसकी सबसे बड़ी कमी है कि वो अधिकांश जो अध्ययन सामग्री है वो आंकड़े हिंसक संघर्ष के बारे में ही होते हैं, विशेष करके युद्ध के बारे में। और हम प्रायः अहिंसक संघर्ष को अपने व्यापक शोध और अध्ययन सामग्री की
एक प्रकार से विषय वस्तु नहीं बनाते। तो यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि कैसे सोसाइटी में हम अहिंसक संघर्ष के माध्यम से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे हिंसा की अनुपस्थिति अपने आप में संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं होती। हिंसा या प्रतिरोध के बिना भी विरोधाभासी हितों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा सकते हैं। जब संघर्ष विद्यमान होता है तो विरोधी पक्ष हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करते। कूटनीति के माध्यम से भी हम किसी दूसरे देश को बहुत ही अहित पहुंचा सकते हैं। तथापि अहिंसक संघर्ष के अस्तित्व को बाहरी दुनिया तथा कम से कम एक पक्ष द्वारा देखा और पहचाना जा सकता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक संघर्ष अहिंसक चरण के बाद तीव्र होता जाता है। अहिंसक संघर्ष को अभिव्यक्त संघर्ष प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि अहिंसक संघर्ष ऐसी स्थिति है जिसमें कम से कम दो पक्ष या उनके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता की अवहेलना करते हुए परस्पर असंगत लक्ष्यों की अपनी धारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ दृश्य संकेतों के अभाव में जो संकट के अस्तित्व का पता ही नहीं लगाया जा सकता है, जो किसी वस्तु का पर विरोधी पक्षों के बीच निश्चित स्थिर अंतर या विरोध को दर्शाता हो। विभिन्न पक्षों के जो असंगत लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वह किसी रणनीति के तहत इन लक्ष्यों का पीछा नहीं कर रहा और उसके पीछे कुछ जो ऐसे कारण जो उस वक्त समाज को नहीं पता। हालांकि जो महत्वपूर्ण वो यह है कि कम से कम एक पक्ष ने अपने मांगों से अवगत हैं और अव्यक्त संघर्ष को संघर्ष के विकास के एक चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां एक या एक से अधिक समूहों, दलों या राज्यों ने मौजूदा मूल्यों, मुद्दों व उद्देश्यों पर सवाल उठाया है जो राष्ट्रीय प्रासंगिकता के प्रश्न हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ पहचाने जाने योग्य और अवलोकनीय संकेतों द्वारा भी ध्यान देने योग्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक प्रतिबंध एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक अव्यक्त संघर्ष को प्रकट रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने किसी देश के ऊपर, जैसे भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा से एक प्रकार से निष्कासित कर दिया, तो हमने कोई प्रत्यक्ष युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं किया, लेकिन उसको आर्थिक सहयोग देने में मदद कर एक प्रकार से अव्यक्त संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान को एक प्रकार से कर दिया, क्योंकि उसको आर्थिक हित जो है वो पाकिस्तान के प्रभावित होंगे। तो कभी कभी हम डायरेक्ट संघर्ष में न जाकर इनडायरेक्ट या अहिंसक रूप से भी हम संघर्ष में चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार से अहिंसक संघर्ष की स्थिति होती है। और जो दूसरा होता है वो हिंसक संघर्ष, जब जो विरोधी पक्ष होते हैं वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से परे चले जाते हैं। जब उन्हें ये लगने लगता है कि सारे प्रयास इस वक्त असफल हो चुके हैं और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट से क्लैश कर रहा है, जैसा कि मार्गेंथाउ ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण में इस पक्ष की उन्होंने बात की है तरीकों से। तो ये जब ऐसे हो जाते हैं तब मूलभूत और कार्यात्मक जरूरतों से उपजी निराशा के परिणाम स्वरूप अहिंसक संघर्ष के हिंसक संघर्ष में परिणत होने की एक प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो राजनीतिक संघर्ष में एक प्रकार से परिणत हो जाती है। और इस राजनीतिक संघर्ष में बल प्रयोग, शारीरिक क्षति और लोगों की हत्या एक प्रकार से इस हिंसक संघर्ष की विशेषता के रूप में निकलकर सामने आ जाती है। और युद्ध के संदर्भ में हिंसक संघर्ष की व्याख्या के लिए हम जनरली युद्ध में मानव हत्या का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं कि जब युद्ध होता है तो ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके ऊपर आसन्न संकट आता है और फिर ये अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया भी नहीं हो सकती।
यद्यपि यह विनाश और हत्या के संदर्भ में युद्ध का पूर्ण विश्लेषण नहीं किया सकता, युद्ध के कारणों, खतरों में पड़ी अन्य चीजों पर भी विचार किए जाने चाहिए। जैसे क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं, कभी कभी जातीय राजनीतिक संघर्ष होते हैं, कभी सत्ता के लिए संघर्ष होता है। तो युद्ध तथा इसके परिणाम को प्रभावित करने वाले बहुत कारक जटिल और परिवर्तनशील भी होते हैं, जो सामान्यतः सैद्धांतिक अवधारणा को एक मुश्किल कार्य बना देते हैं। जैसे हम शीत युद्ध के दौर में भी देखें तो हम सोवियत संघ और अमेरिका को, मतलब युद्ध जैसी परिस्थितियां तो विद्यमान थी, लेकिन कभी भी वहां पे प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। तो पहले और वर्तमान समय में भी हिंसक संघर्षों की संरचना में काफी बदलाव आ चुका। अब देश हिंसक संघर्ष में ना होते हुए भी एक हिंसा जैसी परिस्थितियां बस विद्यमान रहती, और एक प्रकार से देखें तो इसने भी सैद्धांतिक अवधारणा को प्रभावित किया कि युद्ध हमेशा ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो रहा, युद्ध हो सकता है कि मतलब इनडायरेक्टली ही हो रहा। जैसे कम तीव्रता वाला संघर्ष हो, तीसरे प्रकार का युद्ध हो, जैसे नए युद्ध जैसे शब्दावलियों का प्रयोग भी वर्तमान में किया जा रहा है। तो युद्ध को हिंसक सामूहिक संघर्ष के रूप में जनरली परिभाषित किया जाता है, और जिसके मुख्य तत्व होते हैं कम से कम दो विरोधियों के संगठित एवं नियमित सैन्य बलों की लड़ाई होनी चाहिए। जैसे हम नाटो और सीटो के संदर्भ में देख सकते हैं, और सोवियत संघ और रूस को इस संदर्भ में देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक प्रकार से हमको युद्ध के हिंसक रूप में ले जाते हैं। तो ये एक प्रकार से देखें तो दो क्लासिफिकेशन है संघर्ष के, एक हिंसक संघर्ष और अहिंसक संघर्ष। हमने इस टॉपिक को यहां तक देखा। अब आइए देखते हैं कि एटलीस्ट वो कौन से जो मुद्दे होते हैं, मतलब संघर्ष के कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति अब्लिक संगठन या राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध या संघर्ष जैसी परिस्थिति में चले जाते हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि कई ऐसी चीजों की जो दो विरोधी पक्षों के जो लक्ष्य होंगे वो असंगत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव विभिन्न प्रकार की चीजों जैसे पैसों, संपत्ति, राजनीति, विचार आदि के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन इन विभिन्न मुद्दों को मुख्यतः देखा जाए तो तीन समाजशास्त्रीय श्रेणियों में वर्गीकृत करना भी संभव है। ये तीन श्रेणियां धन, शक्ति और प्रतिष्ठा। राजनीतिक संघर्ष को समझने के लिए वस्तु और संघर्ष के मुद्दों को समझना जरूरी है। तो आइए इसके अंतर्गत जो सबसे मूल कारण होता है किन्हीं संघर्ष का, उसके देख जनरली होता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, या किसी रीजन बेस को लेकर दो देशों के बीच में संघर्ष होता है। जैसे हम कश्मीर इशू को ही अगर देखें तो कश्मीर इशू एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष का कारण है। चाइना के साथ भी हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। तो ये एक प्रकार से जो मूल होते हैं राजनीतिक संघर्ष के, वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, या प्रदेश को जीतना या प्रदेश को अलग थलग करना। राजनीतिक संघर्ष अनगिनत विवादों, टकराव और युद्ध के केंद्रीय मुद्दे रहे। लक्ष्यों में न केवल क्षेत्रीय विस्तार शामिल है, बल्कि कभी कभी राज्य के भीतर भी जातीय सीमाओं का भी समावेश भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर अलगाव के को क्षेत्र की टुकड़ी और मौजूदा राज्य की संप्रभुता से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र और उसके लोगों पर संप्रभुता के साथ एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के रूप में भी समझा जाता है। जैसे तेलंगाना का ही गठन हुआ, तो एक प्रकार से आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को बनाने के लिए कितने राजनीतिक आंदोलन हुए, तब जाकर वर्तमान में तेलंगाना एक प्रकार से, उसके लिए हिंसक संघर्ष भी करना पड़ा, तब जाकर वो रीजन बेस एक प्रकार से क्षेत्र विशेष के लोगों के आंदोलन के कारण तेलंगाना का उद्भव हुआ। तो ये क्षेत्रीय लक्ष्य संसाधनों से या जाति अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष जिसने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और वर्तमान में ये जाकर क्या हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण इसी तरह के संघर्ष का एक प्रकार का उदाहरण है, जबकि यह एक क्षेत्रीय संघर्ष था। बंगाली जातीय पहचान की आकांक्षा से भी ये जुड़ा हुआ था।
और आज के भी क्षेत्रीय संघर्ष मुख्य रूप से विवादित देशों से आलेखन से जुड़े होते हैं। ये कब्जे कर लिए जाने या जीत लिए जाने के डर से जुड़े नहीं होते। पारंपरिक रूप से सीमाओं को भौतिक रेखाओं के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए आधिपत्य या संघर्ष वह है जिसमें विद्यमान भौगोलिक सीमा रेखा से परे नियमों को विस्तारित किया जाता है। जैसे अरुणाचल में हम देखते हैं कि जो वहां का बॉर्डर है, वहां का बॉर्डर पे एक प्रकार से भौतिक रूप से चाइना के सैनिक अरुणाचल की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जनरली वहां पे संघर्ष जैसे मुद्दे उत्पन्न होते। तो ये जो संघर्ष के जो स्थिर रूप है, क्योंकि इनमें विवादों में दो आसानी से पहचाने जाने योग्य पक्षों के बीच भौतिक विभेद स्पष्ट होते हैं। क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट एक प्रकार से भौतिक है, हमें दिखता है कि कहां पे संघर्ष एक प्रकार से बॉर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे संघर्षों में सीमाएं दोहरा कार्य करती हैं और ये क्षेत्रीय समावेश और अपवर्जन तथा कार्यात्मक समावेश या अपवर्जन का कार्य साथ साथ करती हैं। तो जनरली जो राजनीतिक संघर्ष होते हैं उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स और रीजन बेस एक प्रकार से संघर्ष होते हैं। जो दूसरे प्रकार का संघर्ष होता है वो एक प्रकार से अल्पसंख्यक, जाति और सत्ता का संघर्ष होता है। और जो तीसरे प्रकार का एक संघर्ष है वो संसाधनों के लिए संघर्ष होता है, रिसोर्सेज को लेकर संघर्ष होता है। ऐसे संघर्ष का जो मूल कारण होता है वो महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच तथा उसके ऊपर नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष होता है। संभवतः यह सहज है कि प्राकृतिक संसाधन संघर्ष के मुद्दे होते हैं, लेकिन किसी संघर्ष में संसाधन विशेष की भूमिका क्या हो सकती है यह स्पष्ट नहीं होता है। संसाधनों के वितरण, उपयोग, आवश्यकता, इच्छा प्रबंधन के परिणामों आदि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय विवादों के स्रोत होते रहे हैं। जैसे हम देखें कि मैं अभी उदाहरण पहले भी दे चुका कि अफ्रीका में हम मेडिसिन के तमाम जो कच्चे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे भारत और चाइना दोनों उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से उनका कैसे एड पॉलिसी के द्वारा कैसे अफ्रीका में अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, इसके कारण भारत और चाइना के जो इंटरेस्ट है वहां क्लैश करते। तो ये जो इस प्रकार के सोर्स है, मतलब संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने या संसाधनों की प्राप्त करने के लिए होते। कारण ये होता है कि जो संसाधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं और वो सभी राज्यों या सभी देशों में प्राप्त नहीं किए जा सकते, और उससे एक प्रकार से जो देश प्राप्त करता है वो एक प्रकार से फिर उसके ऊपर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी लेता है, और जिसके कारण उसका प्रयोग वो अपने आर्थिक हितों के संबंध में कर सकता है। और जब आर्थिक हित या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्लैश करते हैं, इसके कारण फिर संघर्ष की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। तो ये इस प्रकार के ये टॉपिक का पूरा सार था। और इसके बाद हम फिर संघर्ष के क्या स्रोत होते हैं, जैसे हम आर्थिक संघर्ष की बात कर सकते हैं, कभी हम मूल्य संघर्ष या वैल्यू आधारित भी एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कभी कभी पावर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी अप्रभावी संचार के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे इशू में चले जाते हैं। फिर होता है कि संघर्ष के स्रोत क्या होते हैं, अंतर व्यक्तिगत संघर्ष क्या होते हैं, फिर अंतर समूह संघर्ष क्या होते हैं, बहुपक्षीय संघर्ष क्या होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष क्या होते हैं। ये संघर्ष के स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में किस प्रकार के खतरे होते हैं उसका भी अध्ययन हम करेंगे। जैसे जनरली जब दो देश, कोई देश अगर अंतरराष्ट्रीय नियमों को नहीं मानते तो जनरली हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य देश उसके ऊपर सजा का प्रावधान करते हैं। फिर कभी कभी अगर ज्यादा वो देश होता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा देश विजय करने का भी प्रयास करता है। जैसे वर्तमान में हम रूस को देख सकते हैं, रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है और इसके साथ विनाश का भी खतरा होता है। फिर हम रूस का ही उदाहरण दे सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों का परमाणु बम या इस प्रकार के आक्रामक हथियारों, मिसाइलों का प्रयोग कर उनके कई क्षेत्रों को उसने तहस नहस कर दिया। फिर सीमा विवाद भी हो सकते हैं
और फिर नए प्रकार के युद्ध हो सकते हैं। तो हम संघर्ष के स्रोत के अंतर्गत इन सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हम अपनी अगले क्लास में इन सारे मुद्दों पर डिटेल में हम बात करेंगे कि संघर्ष के क्या क्या स्रोत होते हैं और संघर्ष के स्रोतों से हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।